हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, जो कि आपको नए राजा और उनके राज्य के नाम से ये अध्याय है। इसमें आपको राजवंशों का उदय और कौन से राजवंश कहाँ पर थे, कितने शताब्दी में आए, इस सब के बारे में आपको इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी जो था, आपको याद होगा कि 7वीं शताब्दी कब से था? 600 कुछ से लेकर 699 तक की 7वीं शताब्दी का था। उसके बाद जो है बहुत से राजवंशों का उदय हुआ। आप हम इसमें चित्र में देखेंगे। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को इसमें दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। जितने भी राजवंश हैं उनके चित्र में, जो चित्र में राजवंश दिए गए हैं उनको देखते हैं। देखिए, इसमें जो है मानचित्र में आपको गुर्जर हो गया, प्रतिहार हो गया। ऊपर से हम देखते हैं तो देखिए कश्मीर हो गया, शायश और मुल्तान के अरब हो गया, इंद्रप्रस्थ, मान और तिब्बत देखिए ऊपर हो गया। यहाँ पे नदी आपको दिखती है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो है। कामरूप जो था वो कामरूप, असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। ये पाल है, पहाड़पुर है। यहाँ पर देखिए कलिंग है, राष्ट्रकूट है, मालखिंड है, ये अरब सागर है। और मंसूर में के अरब है, ये मंसूर के अरब है। यहाँ देखिए गुज्जर प्रतिहार है, परमार है, चंदेल है, ये सब। कन्नौज है, इंद्रप्रस्थ, चाहमान, ये सब देख लिए। तो इसमें जो है गुर्जर और प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमान मतलब चौहान के स्थान पर निर्धारण का स्थान जो है कहाँ पर था? तो देखिए ये जो गुर्जर प्रतिहार था वो कहाँ था? मध्य में था, मध्य प्रदेश। कन्नौज देखिए ये आप उत्तर प्रदेश में होगा। बनारस देखिए, ये चंदेल जो है, चंदेल कहाँ है? तो बनारस ये आपको दिख रहा है। और ये जो आगे देखेंगे तो इसमें देखिए इंद्रप्रस्थ है, ऊपर में इंद्रप्रस्थ आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो ये जो क्षेत्र है इंद्रप्रस्थ का, ये आपको हिमाचल प्रदेश, और कहाँ पे? दिल्ली के इधर आपको देखने को मिलता है। और इधर देखेंगे आप, तो इधर नीचे में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा चेर। देखिए ये केरल के हैं, कर्नाटक, केरल में जो आपको चेर मिलता है। चोल तमिलनाडु में, तमिलनाडु और पांड्य जो है तमिलनाडु, और चोल जो है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की ओर आपको दक्षिण का जो ये क्षेत्र है जो इसमें देखने को मिलता है। इसमें देखिए तुंगभंगा नदी है, कावेरी नदी है, ये कहाँ पर बहते हैं? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर है वो तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी बहते हैं। ये देखिए हिंद महासागर में आपको ये श्रीलंका देखने को मिलता है। परिवर्तनशील सीमाएं जो हैं, ये देखिए ये जो जितने भी सीमाएं हैं ये क्या है? परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तनशील सीमाएं हैं। यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र थे, किस क्षेत्र में ये पूर्वी भाग हो गया। जैसे देखिए पाल वंश जो है, पाल का शासन, पहाड़पुर है, ये है। ये सब जो है पूर्वी भाग है। ये देखिए ये दक्षिणी भाग है, ये मध्य भाग, मध्य भाग, और ऊपर में क्या था? उत्तरी भाग। ये देखिए आगे है नए राजवंशों का उदय। राजवंशों का उदय जो हम देखेंगे, नए अब कहाँ से कब कौन शुरू होता है? तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। उसमें जो 7वीं सदी आते आते हुए जो बहुत सारे योद्धा, भूस्वामी, ये सब अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महावत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उसको राजा लोग किसमें? मा, मातहत और सामंत के रूप में मान्यता उसको देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, और इनसे उम्मीद किया जाता था, जो सामंत होते थे, जो मातहत होते थे, इनसे उम्मीद किया जाता था कि वो राजा के लिए उपहार लेकर आए, उनके दरबार में हाजिर लगाने और सैन्य सहायता प्रदान करें। और उनके दरबार में हाजिर लगाइए और सैन्य जो भी उनकी सहायता है उनको प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महासामंत, जो बहुत ज़्यादा आपको क्या अधिक संपदा हो गई, मतलब अधिक धन हो गया, सत्ता आप हासिल कर लिए, तो वो अपने आप क्या हो जाते थे? महासामंत। और महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी, या महामंडलेश्वर, या पूरे इसको कहा जाता था मंडल का
पूरे जो मंडल होता था, जो पूरा मंडल होता था, एक उसका एक महान स्वामी के रूप में इनको जाना जाता था। किनको? तो उस सामंत को जिनके पास सत्ता भी हो गया और संपदा भी हो गया, तो वो जो होते थे, वो महासामंत कहलाते थे और इनको ये घोषित कर देते थे। कभी-कभी क्या होता था, कभी-कभी वो अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। कौन? तो महासामंत। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था और इस तरह के जो उदाहरण जो थे वो दक्कन के राष्ट्रकूट थे उनके भी मिलता है, देखने को मिलता है। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। क्या थे वो? चालुक्य राजा के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट जो प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता जो था उसे स्वीकार करने से अधिकार अधीनता से इनकार कर दिया और उसके जो अधीनता थे उससे स्वीकार करने से मना कर दिया। कौन? तो दंती दुर्ग जो था वो प्रधान था, किसमें? राष्ट्रकूट का प्रधान था दंती दुर्ग, जिसने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। उसे हराया और हिरण्यगर्भ और क्या किया? उसको हरा दिया और हिरण्यगर्भ मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। इसको क्या बोलते हैं? सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया और इन्होंने एक गर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया जो कि कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। वो प्रधान थे कहाँ के? तो राष्ट्रकूट के। यह जो थे जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जा रहा था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक, जजन्मा और क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय मतलब जिस कुल में आप जन्म लिए हैं उस जन्म में ना होते हुए भी उस जन्म में ना जन्म लेते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा और ये जब हम करा लेंगे अनुष्ठान तो वो क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं एरोला की गुफा जो है 15 भित्ति चित्र इसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें आपको नरसिंह के रूप में दिखाया गया है किसको? विष्णु को। जो यह राष्ट्रकूट कला की कृति है और यह जो कला की कृति है ये राष्ट्रकूट कला की कृति है ये। तो चलिए आगे एरोला की गुफा में है जो यह 15 भित्ति चित्र है। एरोला की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें क्या दिखाया गया है? विष्णु को नरसिंह या जो अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ये किस कलाकृति के हैं? तो राष्ट्रकूट काल के हैं। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवार के पुरुष ने अपनी ये राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदम, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। कौन-कौन? तो कंदम मयूर शर्मन थे और गुर्जर प्रतिहार था, ये क्या थे? हरिश्चंद्र ये ब्राह्मण थे। लेकिन उन्होंने जो अपना पेशा होता था ब्राह्मण करने का, वो जो पाठ करने का वो सब छोड़ के ये शस्त्र अपना लिए और कर्नाटक और राजस्थान के क्षेत्रों में अपना सफलतापूर्वक राज्य जो है स्थापित कर लिया। अब आगे है देखेंगे तो इसमें है राज्यों में प्रशासन और वहाँ के जो राजा थे वो कैसे अपने राज्य को चलाते थे उनके बारे में दिया गया है। तो इन राजाओं ने कइयों से महा राजाधिराज राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी को इसको क्या बोला जाता था? 3 भुवनों का स्वामी और महाराजाधिराज जो कहलाता था वो राजाओं के एक राजा कहलाते थे और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियाँ धारण की और जो ये नए-नए राजा थे ये सब भारी भरकम जो है उपाधि धारण किया करते थे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी किया करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए माना इसको जो है अपना जो उत्पादन होता था उसका एक हिस्सा आप त्याग दीजिए या के लिए मनाया या बाध्य भी किया जाता था। कभी-कभी इस हिस्से को लगान मानकर कभी-कभी इसको इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। जो उसको प्राप्त करता था, वो भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों ने से भी
यह जो है कर लिया जाता था, लगान लिया जाता था। 400 कर। अब देखिए 400 कर की जो व्यवस्थाएँ थी कहाँ थी उनके बारे में लिखा गया है। तो 400 कर जो है 400 कर तो तमिलनाडु आप देखेंगे तमिलनाडु में शासन करने वाला जो था वो कौन था? तो चोल वंश ने के अभिलेखों में विभिन्न किस्म की करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। मतलब वहाँ पे जो भी कर लिए जाते थे वो उसके सूचक वो इसक एक आप नाम दिया जाता था वहाँ पर और उस नाम से वो कर वसूला जाता था। सबसे अधिक उल्लिखित कर में बेट्टी जो होता था सबसे अधिक आपको कर वसूला जाता था वो जो क्या था? बेट्टी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ये नकद नहीं लिया जाता था, उसके श्रम के मतलब काम करवा कर लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर जो है लगने वाला कर, मकान पर आप छाजन डाल देंगे तो वो उसमें भी कर लगेगा। खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, अब वो खजूर के पेड़ पर चढ़िए या उसमें इस्तेमाल अगर सीढ़ी कर रहे हैं, तो उसपे भी कर लगेगा। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर और परिवार में जो भी उत्तराधिकार हैं, जो उसके राजा होंगे, जो उसके पहले व्यक्ति होंगे उसमें भी कर लिया जाता था। इत्यादि उल्लेख यहाँ पर मिलते हैं। जैसे देखिए आज कौन से कर लगते हैं तो जीएसटी लगता है। तो जीएसटी में आपको अनेक प्रकार के एक जीएसटी के रूप में आपको उसी में बहुत सारे कर लगाए जाते हैं। सब सेक्टर के कर लिए जाते हैं। आगे है कि ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे और यही जो व्यवस्था थी वो राजा के लिए इकोनॉमिक रूप से आधार बनता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में इस्तेमाल होता था और इसका जो संसाधन है उन युद्धों में भी लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने और जो लूट के शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन के और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। इसमें जो है आप जो भी लूट की शक्ल में जो धन मिलता था, जो जमीन में व्यापारियों के साथ मिलता था, वो भी इसमें संभावनाएं होती थी। इसमें तो वित्तीय आधार में राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। जो प्रभावशाली परिवार था उनसे ही लिया जाता था। कौन? तो जो राजस्व वसूली करेगा। प्रायः यह वंशानुगत होती थी और जो एक के बाद एक पीढ़ी में ये चलता चला जाता था। सेना में भी ऐसा ही होता था। सेना में भी क्या था? तो एक वंशानुगत होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे और जो राजा के निकट संबंधी थे वही इन ओहदों पर होते थे। आज के देखिए प्रशासन क्या है, तो आज के प्रशासन में आपको देखने को क्या मिलता है? तो आज के प्रशासन में और उस समय के प्रशासन में आप तुलना करेंगे, तो आज के प्रशासन में क्या है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें राजा का कोई रूप या आपको कोई भी यहाँ पर शासन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जनता ही सब कुछ होता है, जनता के ही अनुसार एक आप किसी भी क्षेत्र के एक व्यक्ति को चुनकर आप भेजते हैं, वही आपका कार्य करता है। तो आज का जो शासन प्रशासन कैसे चलता है? तो लोकतांत्रिक रूप से चलता था। उस समय क्या था? राजा का ही संबंधी था, राजा सेनापति ही उसके जो सेना में ऐसा ही लोग हिस्सा लाते लेते थे जो राजा के होते थे। और आगे के भी जो भी कार्य होते थे वो सब वंशानुगत रूप से चलता था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं है। आगे है कि प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। और प्रशस्तियाँ जो और भूमि अनुदान थे उनके बारे में देखेंगे तो कुछ प्रशस्तियाँ जो हैं ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दांश सत्य भी नहीं हो सकते और कुछ ऐसे भी हैं प्रशस्ति जो है जो सत्य नहीं है। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना और ये हमको बताता है जो उस समय के शासक जो थे वो कैसा खुद को दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी और ये जो जितने भी प्रशस्ति थे ये किसके द्वारा? तो विद्वानों और ब्राह्मण द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे और ये जो विद्वान थे वो प्रशासन में जो उनकी मदद किया करते थे। यहाँ पर देखेंगे तो एक उल्लेख दिया गया है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। तो इसमें आप ये देखेंगे कि कई
इसमें आप देखिए तो आपको कई शासकों के जो है प्रशस्तियों ने में अपनी उपलब्धियाँ का बखान किया है। आपने पिछले साल जो हम उसमें देखे थे जो समुद्रगुप्त के जो प्रशस्ति थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई जो कुछ हैं प्रशस्ति उसमें देखिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। जैसे देखिए आंध्र मतलब सैंधव या सिंध विदर्भ ये विदर्भ पूछता है तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। और कलिंग जो है उड़ीसा का एक हिस्सा है। के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। कब? तो वो प्रतिहार नरेश जो था उसी समय वो नागभट्ट के बारे में दिया गया है जब वो उसी समय धराशायी हो गए जब वो क्या थे? राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया और उन्होंने क्या किया? कन्नौज के शासक जो चक्रयुध थे उनको विजित कर दिया। आगे है उन्होंने बंग मतलब बंगाल का हिस्सा बंग किसको बोलते हैं तो बंगाल के हिस्से को बंग के नाम से जाना जाता है और अनंत अनंत था जो गुजरात का हिस्सा था मालवा कहाँ का था तो मध्य प्रदेश का हिस्सा और किरात जो था वो बनवासी था और तुरुस्क जो था वो तुर्क था तुरुस्क कौन था तुर्क वत्स और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य थे कौन कौन तो वत्स और मत्स्य जो थे उत्तर भारत के राज्य थे इन्होंने उन राजाओं को पराजित कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है जो इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से जो मानचित्र में हम देखेंगे तो उसमें आपको ग्वालियर बीच में जो आपको मिलता है मानचित्र में वो आपको मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नीचे में आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश कहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है यहाँ पर महाराष्ट्र है और बीच में कौन तो मध्य प्रदेश और कलिंग कहाँ है तो यहाँ पर उड़ीसा है ठीक आगे है कि राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत राजा लोग जो थे वो ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिया करते थे और उन्हें इसके द्वारा पुरस्कृत किया करते थे ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे और इसको ताम्र पत्र पर लिखा जाता था जो भूमि पाने के लिए पाने वाले को दिए जाते थे और उनको जो भूमि पा रहे हैं उनको ये दिया जाता था आगे देखेंगे तो ये ताम्रपत्र है आप देख रहे हैं यह आगे चित्र में आपको ये चित्र जो है इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा है ये जो थोड़ा संस्कृत और थोड़ा क्या है तमिल में लिखा हुआ है ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा जो है भूमि के अनुदान का उल्लेख है और जो उन्होंने भूमि का अनुदान किया है उनका एक उल्लेख दिया गया है इसमें जिन कड़ियों में ये पत्र जुड़े हैं ये जो कड़ी है जिनमें ये जुड़ा हुआ है उन जुड़ा हुआ है जिन कड़ियों में यह जो है उन पर राजसी मुहर लगी है और ये जो कड़ी है इसमें आपको राजसी मुहर लगी हुई है इसमें क्या है राजसी मुहर लगा हुआ है इसमें जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है और जिसमें राजसी मोहर लगा हो वह दर्शाता है कि यह राजसी दस्तावेज है भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था और यहाँ पर देखिए तो भूमि के साथ साथ उनको क्या दिया जाता था उनके बारे में उल्लेख है यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है ये जो चोल थे वो तमिल भाग में जो अंश दिए थे अपना अनुदान भूमि किए थे उनका एक अंश के रूप में दिया गया है हमने जो है लिखा हुआ है इसमें हमने मिट्टी की मेरी बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है ये सब उन्होंने किया है इस भूमि पर ये चीज़ें हैं फलदार वृक्ष हैं पानी भूमि बगीचे और फलोद्यान पेड़ कुएं खुली जगह चारागाह एक गांव बागी का चबूतरे नहरें खाइयाँ नदियाँ दलदली जमीन हौज अन्नागार मछलियों के तालाब और मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें ये सब उस भूमिदान में दिया गया है जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल मतलब कि इतने चीज़ उसमें दिए जाते थे और जो ये भूमि जिनको ये मिलता था उसमें जो है वह इससे कर वसूली कर सकता है और जो इसको ज़मीन मिल जाती थी वह इससे क्या करता था कर वसूली किया करता था वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था
पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता था। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े और छोटे कुएँ खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंध का निर्माण हो। ये सब जो है उनको भूमि के रूप में जो उनको दिया जाता था, उनको ये सब मिलता था। लेख में सिंचाई के जितने से भी संभव स्रोत हैं, उनकी सूची में आप देखेंगे तो आज भी आपको क्या मिलता है, तो नहर मिल जाते हैं। इसका पंप सेट का उपयोग अब होता है। पक्की ईंटें भी आज भी आपको मिलती हैं। आज भी आप खेतों में देखते हैं तो पेड़ चारों पट्टी से चारों तरफ से क्या करते हैं, क्या करते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ लगा देते हैं। ये सब आज भी आपको देखने को मिलते हैं। 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना जो हुई थी, रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ये पूछता है जो 12 किस शताब्दी में कश्मीर पे शासन करने वालों जो हैं राजाओं का इतिहास दर्ज है, तो 12वीं शताब्दी में, और ये संस्कृत काव्य था। इसे कल्हन नामक का एक रचनाकार द्वारा रचा गया था, और यह क्या था, यह आपसे पूछा जाता है। कौन थे, तो कल्हन थे। कल्हन ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के शासन जो भी हुए थे, उनके इतिहास को उन्होंने लिखा था। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में एक कविता के रूप में उन्होंने लिखा था। कल्हन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों के और और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों ने से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। ये आप किसके नाम से, तो कल्हन को आप याद रखिएगा, और इन्होंने कश्मीर याद रखिएगा और 12वीं शताब्दी याद रखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए धन के लिए युद्ध, और धन के लिए भी युद्ध हुआ करते थे। उनके बारे में लिखा हुआ है कि आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, देखिए एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, वो कौन था, तो गंगा घाटी में कन्नौज नगर। और ये जो गंगा घाटी था, उनमें जो कन्नौज नगर था, वो बहुत ही वांछनीय क्षेत्र था। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, ये सब जो है कन्नौज के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे। कौन थे? 3 पक्ष थे, जिनमें से इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया है। कौन-कौन थे 3 पक्ष थे? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों पक्ष को एक रूप में इसकी जो जिस रूप में इसमें इसकी चर्चा की गई है, वो क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष। अब देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसा कि हमने चित्र में देखा था कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, और यह अगर एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो मंदिर पर अपना वो निशाना बनाते थे, ताकि वो उसका जगह हो जाए। अरबी भाषा में देखिए सुल्तान क्या है अरबी भाषा में, तो सुल्तान का जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? शासक। जिसका मतलब क्या होता है? शासक होता है। अफ़गानिस्तान के गजनी का जो है यहाँ पर वर्णन दिया गया है। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, कौन? अफ़गानिस्तान का था, और यह गजनी का सुल्तान था, जिसका नाम क्या था? महमूद। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है, उसने 1997 से लेकर 1030 तक शासन किया, और इसके बारे में पूछता है जो सबसे पहले कौन शासक था, तो गजनी था। वह गजनी का सुल्तान था महमूद, जिसने 1997 से लेकर 1030 तक
शासन किया था और अपने नियंत्रण का विस्तार जो है मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम हिस्से तक किया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर संपन्न मंदिर जो जिसमें आपको धन-दौलत मिलते थे, जिसमें जो था गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ और इसका जो भी यहाँ से धन ले गया मंदिर को लूट करके, जितने भी जहाँ भी जिसको लूटा उसको एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च कर दिया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। और सुल्तान जो महमूद था अपने द्वारा जीते गए लोग, जो भी वो सेना के रूप में जीता था, वो जो थे जीते हुए लोग जो थे उनके बारे में भी वह जानना चाहता था। उसने अपने अल-बैरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप को लेखा-जोखा लिखने को काम सौंपा और सुल्तान महमूद जो था उसने किसको सौंपा तो अल-बैरूनी नामक एक विद्वान था उसको अपने कार्य के लेखा-जोखा को लिखने के लिए काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल-हिंद ये आप याद रखिएगा कौन था तो अल-बरूनी था, उसका लेखन क्या था अरबी में लिखा गया था, अरबी भी याद रखिएगा और उसकी कृति का भी नाम याद रखिएगा किताब अल-हिंद, किताब अल-हिंद, किताब अल-हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और कौन लिखे तो अल-बैरूनी ने इसको लिखा और ये कौन भाषा में था तो अरबी भाषा में था। किसने इसको कहा लिखने के लिए तो सुल्तान जो था महमूद ने इसको लिखने के लिए कहा। अल-बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया और इसको तैयार करने के लिए उसने संस्कृत के भी विद्वानों के लिए का परामर्श लिया। आगे है युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे और जो युद्ध जो करता था उसमें चाहमान भी था, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए और ये जो थे वो बाद में नाम से जाने गए, चौहान के नाम से जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र का शासन और ये दिल्ली और अजमेर के जो क्षेत्र थे, राजस्थान और दिल्ली के जो क्षेत्र थे उनमें कुछ शासन किया करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहा और जो ये पश्चिम गुजरात की तरफ और पूर्व इधर बंगाल की तरफ जो है ने उड़ीसा की तरफ अपना भी विस्तार करने को चाहा। जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम जो है उत्तर प्रदेश के गहरबारों से टक्कर लेनी थी। कहाँ पे? तो गुजरात के जो चालुक्य थे और पश्चिम में जो थे कौन? तो उत्तर प्रदेश के गहलवारों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहलवारों का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो था कौन? चाहमानों मतलब चौहानों का जो प्रसिद्ध शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। आप याद रखिएगा चाहमानों मतलब चौहानों का जो प्रसिद्ध शासक था वो तो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। इसका शासन जो है 1168 से लेकर 1992 1168 से 1992 जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफ़गान शासक को 1191 ईस्वी में हराया। लेकिन जो है दूसरे ही साल 1192 ईस्वी में उसके हाथों से हार गया। कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। ये क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसका जो शासनकाल था वो 1168 से लेकर 1192 था और यह जो है मोहम्मद गोरी को हराया था कब? 1191 ईस्वी में अफ़गान शासक था और दूसरे ही वर्ष उसने वो हार गया। कौन? तो पृथ्वीराज तृतीय। ये क्या था? चाहमानों का प्रसिद्ध शासक था। आगे है चोल राज नज़दीक से एक नज़र। अब हम चोल राज के बारे में देखेंगे तो आप इधर नीचे में देखेंगे तो आप देखिए ये जो चोल है, ये चोल जो दक्षिण का जो क्षेत्र है ये चोल के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको पांड्य भी मिलेंगे, इसमें आपको गंगा वादी है, ये वनवासी है, नोलाम वादी है। इसमें ऊपर में देखिए काकतीय है और ये दक्षिण का जो है कलिंग है कलिंग जो आपको उड़ीसा में मिलता है। ये जो आप देखिए चालुक्य जो राजा थे विक्रमादित्य सिक्स के नाम से जाने जाते थे वो उनके नाम में है। तो ये सब आप ये जो परिवर्तनशील जो है ये जो एक सीमाएँ थी ये क्या एक सीमा थी ऊपर और नीचे की। आगे देखेंगे तो उरेयूर से तंजावुर तक इसमें आप चोल राज्य को हम देख लिए पड़ोसी राज्य जो थे उसमें जो है अब इसमें जो है आप देखते हैं उरेयूर से तंजावुर तक के जो शासन थे उनके बारे में है चोल वंश सत्ता में कैसे आया तो वह जो था कावेरी के जो डेल्टा में मुटुरेलियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी
और कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। और कांचीपुरम में कौन? तो मातहत थे। और वहाँ पे मोटोरिया नामक नाम से जो प्रसिद्ध एक छोटे मुखिया थे, वो कहाँ के थे? तो कावेरी डेल्टा चोल में थे। ठीक। तो आगे है कि उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलाल विजय विजयालय में 9वीं सदी के मध्य में मटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। और इसमें जो है चोल वंशीय के प्राचीन बहुत पुराने मुखिया जो थे, वो विजयालय ने कौन? तो विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य जो है मोटियारों को हराकर इस डेल्टा पर अपना कब्जा जमा लिया। कौन डेल्टा? तो कावेरी डेल्टा पे। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। और उसने तंजावुर शहर बनवाया और निशुम सुंदरी देवी का मंदिर भी बनवाया। विद्यालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र में तथा जो शक्ति जो है उन दोनों को रूपों को बढ़ाता चला गया। कौन? तो उसके जो भी पड़ोसी उत्तराधिकार के इलाकों में जो भी उसने क्षेत्र जीता, उसमें जो क्षेत्रफल के अपने राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया और शक्ति बढ़ाया, दोनों जो है बढ़ाता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाकों तथा इलाके इलाकों इस राज्य का हिस्सा बन गए। कौन-कौन? तो दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव जो थे, दक्षिण में कौन? तो पांड्य और उत्तर में कौन? तो पल्लव इस राज्य के हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम कौन? तो याद रखिएगा, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। कौन? तो राजराज प्रथम है जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया है। 985 ईस्वी में राजा बना और उसे ने इसमें इनमें सब जो है सबसे ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण विस्तार किया था। कौन? तो राजराज प्रथम ने क्या किया? तो ये जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र और उस पे नियंत्रण जो है विस्तार जो है उसका जो है साम्राज्य में वृद्धि हुई। ये सब उसके काल में ही हुआ। कौन? तो राजराज प्रथम के काल में। आगे है कि राज के पुत्र। अब आगे राजराज के पुत्र में आप देखेंगे तो राजेंद्र प्रथम ने उम, उसकी जो है नीतियों को जारी रखा। कौन? तो राजेंद्र प्रथम। राजराज का जो पुत्र था वो राजेंद्र प्रथम था, उसने उस नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण-पूर्व एशिया देशों पर हमला किया। कहाँ-कहाँ? तो गंगा घाटी में, श्रीलंका में, दक्षिण-पूर्व के कुछ एशिया देश थे उसमें हमला कर दिया। इस अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। और इस अभियानों के लिए एक उसने जल सेना, जल के लिए जो ये जो समुद्र के जो क्षेत्र थे उसके लिए भी एक सेना बनाया गया। आगे है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। अब राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टि से एक चमत्कार है। कौन? तो ये राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा जो बनाए गए थे, जैसे राजराज क्या बनाया था? तंजावुर और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर। ये जो था वो क्या था? मूर्तिकला के स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टिकोण से एक ही बहुत ही एक प्रसिद्ध है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों पर निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। जैसे कि पुरोहित हो गया, मालाकार हो गया, बावर्ची हो गए, ये सब वहाँ पे रहा करते थे और इनको जो निर्वाह के लिए दिया जाता था। ये देखिए गंगईचोलपुरम जो है मंदिर है और गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है और इसको देखिए कैसे बनाया गया है। छत जो था इसका मंदिर का जो छत था, छत जिस तरह के क्रमशः पतली होती गई, उस समय पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएँ अलंकृत की गई हैं, उन्हें भी देखें। ये जो चित्र जो हैं, एक से ऊपर एक पत्थर का निर्माण करते हुए, पत्थर को सजाते हुए उसको बनाया गया है। एक ही ये जो है बहुत ही सुंदर कलाकृति उस समय की थी। आगे है संगीतकार, नर्तक इत्यादि। वहाँ पे जो बगल-वगल में रहते थे, उनके आस-पास जो रहते थे, वो ये सब हुआ करते थे।
दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ़ पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं था और ये जो है सिर्फ़ पूरा पूजा के लिए ही स्थान नहीं था, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएँ। जो मंदिर में जो सबसे विशिष्ट क्या था, तो कांस्य की जो मूर्ति थे वो सबसे प्रसिद्ध था। चोल कांस्य प्रतिमाएँ जो थी चोल कांस्य प्रतिमाएँ संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है और ये आपसे पूछा भी जाता है जो कौन प्रतिमाएँ सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है, तो चोल कांस्य की जो प्रतिमाएँ थी वो संसार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएँ थी। ज़्यादातर प्रतिमाएँ जो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन इन प्रतिमाओं में जो है भक्तों की भी बनाई गई थी। लेकिन कुछ प्रतिमाएँ हैं जो हैं कुछ भक्तों की भी बनाई गई थी। आगे क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये कांस्य की मूर्ति हैं। कृषि और सिंचाई, आगे क्या है कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियाँ कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम में से संभव हुई। मानचित्र में आप देखे हैं कि गौर कीजिए कि कावेरी नदी आपको हम दिखाई थी ऊपर में कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी आपको यहाँ से कावेरी नदी बहती हुई दिखाई देती है। उसमें जो है बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी शाखाओं में ये जो कावेरी नदी है कई छोटी शाखाओं में बँट जाती है। कब? तो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले। ये शाखाएँ बार-बार पानी उछीलती है जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है और शाखाओं का जो पानी है, पानी कृषि विशेषतः चावल की उपजाऊ के लिए खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। कौन? तो कावेरी नदी। आगे है आगे आप देखेंगे तो हालाँकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी और तमिलनाडु के जो दूसरे हिस्से थे इसमें भी बहुत पहले कृषि विकसित हो चुकी थी। इसमें देखिए 5वीं एवं 6ठी सदी में जो है आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती हो गई थी। कब? तो 5वीं 6ठी में कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा जो था डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में कई जो है 2 फसलें उगाए जाते थे। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है? एक चोल कांस्य प्रतिमाएँ हैं। और इसमें जो है क्या था कितनी सावधानी से इसे अलंकृत किया गया है, इसमें हम देख लिए थे कैसे आप इसमें देखिए कितना सुंदर से ये बनाया गया है। आगे है, आगे आप देखेंगे तो ये 9वीं सदी में जो है तमिलनाडु का क्षेत्र जो है, तमिलनाडु के क्षेत्र में ये एक जलद्वार है। ये आप जो देख रहे हैं ये जलद्वार है। हौज नदी के शाखाओं में पानी के प्रवाह के लिए जो उसमें नियंत्रण किया जाता था, इसके ज़रिए जो है नियंत्रण किया जाता था। इस पानी से खेत की क्या करते थे? सिंचाई किया करते थे। आगे आप हम चलते हैं तो इसमें देखिए जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु द्वारा बाँधा जाता है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में जो दर है प्रवाह हो उसके संचालित करता था। ये जो आप देख रहे हैं ये आप जो देख रहे हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। आगे है कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था और कई जगहों में जो है फसल जो है कृत्रिम रूप से किया जाना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएँ खोदे गए थे, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर जैसे वहाँ पे ऊपर में आप देखें तो विशाल सरोवर का बनवाया जाता था। स्मरण करें कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, तो इसमें क्या-क्या तो जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों को देख-रेख करना तथा तय करना कि पानी का बँटवारा कैसे किया जाएगा। ज़्यादातर जो है नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में जो है सक्रिय रूप से अपनी दिलचस्पी दिखलाई। अब आगे है साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का जो प्रशासन था वो जो था कैसे वो अपना प्रशासन चलाते थे। प्रशासन जो था एक प्रकार से संगठित था। किसानों की बस्तियाँ को उर कह किसानों की जो बस्तियाँ थी जो उर कहलाती थी। किसान की बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो उर नाम के से जाना जाता था। सिंचित खेती के साथ बहुत जो था ये समृद्ध
हो गई थी और सिंचित खेती जब होने लगा तो ये समृद्ध हो गया। इस तरह के गाँव के समूह को नाडु कहा जाता था और जो इस तरह के बहुत सारे समूह थे इसको नाडु के नाम से जाना जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने को कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे और न्याय परिषद और नाडु जो थे वो न्याय करने के लिए कर वसूलने की कई प्रशासनीय कार्य किया करता था। और आगे है कि बेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के काम-काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। क्या था? तो चोल के देखरेख में ये काम जो है अच्छे खासे से किया करते थे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में वेलम मतलब कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएँ प्रदान करने वाला बेलन या किसान, इसको बेलन मतलब होता है किसान। और आगे है कि यार मतलब प्रधान, अरियार मतलब प्रधान जैसी उपाधियाँ दी जाती थी और वेलम और अरियार जैसे प्रधान की जो अरियार मतलब या प्रधान की उपाधियाँ इनको दिया जाता था। इनको जो चोल के शासन काल में काम किया करते थे, जैसे ये नाडु थे। और उनको एक जो है उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपा जाता था। किनको? तो नाडु को। आगे है भूमि के प्रकार। तो भूमि के प्रकार में आप देखते हैं, तो भूमि के प्रकार में चोल अभिलेखों में जो दिया गया है, उल्लेखित किया गया है, विभिन्न कोटियों में उल्लेख मिलता है आपको। जैसे देखिए बेलन बगाई, ये जो था ये गैर ब्राह्मण किसानों को जो दिया जाता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ये जो था बेलन बगाई जो था वो गैर ब्राह्मण होते थे, उनको ये दिया जाता था। और दूसरा है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय जो होता था वह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। और आगे है कि साला भोग, ये साला भोग जो था वो किसी विद्यालय के रख-रखाव के लिए भूमि दिया जाता था। और आगे है देवदान या तिरुन मट्टुकन्नी, ये जो था मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। और पल्लीचंदम जो होता था वो जैन स्थानों को दान दी गई भूमि होती थी। इतने प्रकार के आप चोल में जो अभिलेख हैं उनमें दिया गया है। आगे है, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय-समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप जो है कावेरी नदी जो घाटी जो थी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियाँ अस्तित्व में आ गई थी आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। जो दान में मिलता था वो उसमें एक बहुत प्रमुख भूस्वामी को बना दिया जाता, ब्राह्मण को बना दिया वो इसकी देखरेख किया करते थे। ये सभाएँ बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर जो है ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नग नगरम के नाम से जो है ज्ञात प्राप्तियों नगरम के नाम से जो है नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य किया करता था। ये जो व्यापारिक जो था वो उसको नगरम के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात की सविस्तार वर्णन है। कहाँ? तो तमिलनाडु के जो हैं चिंगलपुट जिले में जो है उत्तर मेरून से प्राप्त अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उसमें इसका विस्तार से वर्णन दिया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के काम-काज, बाग-बगीचा, मंदिरों इत्यादि की देखरेख सभा की विभिन्न समितियाँ होती थीं। जो भी थे सभा की विभिन्न समितियाँ इन सब का देखरेख किया करते थे। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम जो है तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को यह समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जैसे आज लॉटरी के नाम से आप इसको जान सकते हैं। लॉटरी का इसमें नियम लगाया जाता था, मतलब एक के बाद एक आप निकालते हैं तो वही उसका सदस्य होता था। आगे है जो है अभिलेख और लिखित सामग्री। अभिलेख में क्या-क्या आपको मिला है और वो लिखित सामग्री क्या है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार देखिए तो सभा की सदस्यता। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ वे भू राजस्व वसूला जाता है। वैसे ही लोग होते थे जो भू राजस्व जहाँ पर वसूला जाता था, वो लोग होते थे। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र जो है 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए। उन्हें वेद का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की
अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार वो होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। ये सब उसके क्या थे? एक मायने एक ढाँचा तैयार किया गया था। वो अगर सदस्य होना चाहते हैं तो ये सब इनको होना चाहिए। जिससे वह जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे है कि अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी आपको मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल हो जाता है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। लेकिन पुरुष के बारे में आपको मिलती हैं, लेकिन उनके जो साधारण मर्द होते थे, औरतें होते थे, उनके बारे में आपको जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 12वीं शताब्दी के तमिल जो कीर्ति थी, पेरिया पूर्णम, उसमें एक उल्लिखित जो उद्धरण है उसको पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा गया है? क्या आपको पता है इसमें ऊपर में लिखा हुआ है कि भाषाओं में जो है वहाँ पे जो है सभाएँ होती थी, क्या महिलाएँ उसमें शामिल होती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका जो था उपयोगी होता था? उस समय जो लॉटरी का तरीका था वो क्या उपयोगी था? तो उसमें जो उसके नियम थे वो उसके द्वारा ही लिया जाता था और उसको ही आप एक क्राइटेरिया के रूप में उसको समझते थे और लेते थे, सदस्य बनाते थे। इसमें देखिए क्या इस पूर्व के कुछ ब्राह्मण थे जिनकी तरह से गतिविधियाँ चल रही थी, उनका वर्णन जो है करने के लिए बोलता है। अपने ख़्याल से अभिलेखों तथा उनके उल्लेख में क्यों नहीं किया गया है? आगे लिखा हुआ है जो इसमें जो कुछ लिखा गया है, अजन्योर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी-छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया। पुलाया क्या होता है? तो पुलाया एक ऐसा समूह जिसमें ब्राह्मण और बिल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे और इसको बाहर माना जाता था। लोगों का एक छोटा-सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मज़दूर रहते थे। चमड़े चमड़े का पट्टियों से जो है घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे-मुर्गियाँ झुंडों में रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मज़दूरनी मज़दूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे, जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे ज़मीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थीं। लाल करगरी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े तगड़े मतलब पुलैयार मतलब पुलाया का बहुवचन है, पुलैयार। आगे है जो को काम को दिन में काम पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दे रहे थे। मतलब आप जो सुबह-सुबह देखते हैं मुर्गी जो तान दे भाग देती है, उनको कहा जाता है। धान कुटती, लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोज़ाना काँची वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये सब इसमें लिखा गया है। आगे है तांग वंश के युग का चित्र। तांग वंश के युग का चीन, जो तान वंश के थे, उनका ये चीन का जो कुछ अनियंत्र है उसमें दिया गया है। अपने देश से बाहर कैसे वंश हुआ करते थे, तो जो वंश थे तांग वंश वो चीन के थे। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। चीन में क्या था? चीन में तांग राजवंश के तहत एक जो साम्राज्य स्थापित हुआ, जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया-जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही का प्रशासित होता था और इसको जो परीक्षा के माध्यम से लिया जाता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था।
अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही थी और ये अधिकारियों के जो चयन की जो राह है, वो यह जो व्यवस्था थी, वो 1911 तक कायम रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ये व्यवस्था किन मायनों में भिन्न है। यहाँ पर क्या था, राज व्यवस्था था, लेकिन वहाँ पर एक साम्राज्य था जिसका कोई भी आप नौकरशाही हो सकता था, वो एग्ज़ाम देकर। ये जो है एग्ज़ाम देकर करता था काम। ये अध्याय जो है आपको खत्म हो गए हैं और इसके बारे में जो 7वाँ जो आप पढ़ रहे हैं, 7वीं का हिस्ट्री, उसको तीसरा अध्याय आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।